Hello students, in today's video we are going to learn poem Upon Westminster Bridge. This poem is written by William Wordsworth. This is in your 11th class English poem number 2.4. Second section का fourth poem है by William Wordsworth. Let me tell you something about this bridge. ये जो ब्रिज है दिस इज़ इन लंडन. इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, दिस ब्रिज इज़ इन लंडन. इट इज़ ऑन द थेम्स रिवर. थेम्स रिवर तो सुना होगा लंदन में, उसके ऊपर ये ब्रिज है. तो वंस दिस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ वाज गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्रिज. तो व्हेन ही वाज स्टैंडिंग एट द ब्रिज के ऊपर जब ही खड़े थे, स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, ही वाज लुकिंग अराउंड द ब्यूटिफुल सीन ऑफ लंडन सिटी रिवर. तो वो सब उन्होंने ये पोएम में डिस्क्राइब किया है. आई होप यू नो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. इज़ वेरी फेमस पोएट. बहुत ही अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है. बिफोर वी रीड द पोएम, लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट you to visit my channel Learn with BAs for more videos on English grammar, English literature, English writing skill, English speaking. And if you really find my videos useful, you can press the like button, share it with your friends, and do subscribe for upcoming videos. Let's start with the poem. First of all, let me brief you some about poet William Wordsworth. He was born on April 7, 1770. He was a major English romantic poet who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23rd April 1850. He is a leading English nature poet. His collection of poetry, lyrical ballads is considered to be the central work of romantic literary theory. The poem Upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems. तो ये जो थे, इसकी बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी. तो मेनली ये क्या है, इनकी पोएम रोमांटिक है. ये भी जो है वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स है. अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज भी एक रोमांटिक पोएम का ही एग्जाम्पल है. अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ अ Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the city as seen at dawn from the Westminster Bridge. Dawn यानी early morning, before the sunrise. Actually before the sun rises there is little yellowish reddish light that is called dawn, early morning, प्रभात जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो ये जो है पेट्रार्चन सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की. 14 लाइन की पोएम है जिसको बोलते हैं सोनेट. पेट्रार्चन एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर ये रहता है स्टाइल, उनका राइमिंग स्कीम का पर्टिकुलर स्टाइल, इसके वजह से उसको पेट्रार्चन सोनेट बोलते हैं. तो अर्ली मॉर्निंग में पोएट वॉज स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज एंड वॉचिंग द ब्यूटिफुल सीन ऑफ लंडन. द पोएट वॉज enthralled by the panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him. This poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807. पनोरमिक यानी जो ब्यूटीफुल सीन्स वगैरह. तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया वो ब्रिज पे खड़े रह के. जो उनको मन में आया, जो फीलिंग आई, उन्होंने ये पोएम में लिखी है. अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय. नाउ पोएट इज सेइंग अर्थ के पास इससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई दिखाने के लिए होगी ही नहीं. When is he saying this? When he was passing on this bridge which is above Thames River in London. अर्ली मॉर्निंग में जब भी वहाँ से पास हो रहे थे तो उन्होंने जब भी ये ब्यूटीफुल सीन देखा तो बोलते हैं अर्थ के पास तो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होगी ही नहीं दिखाने के लिए. पर ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ को देख के भी अगर कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, बहुत डल होगी अगर उसको ये ब्यूटी नहीं दिखाई देती. तो A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. Doth यानी ओल्ड इंग्लिश है does. अभी ये जो साइट है, ये जो नज़ारा है, पोएट इज सेइंग इतना रॉयल, इतना मैजेस्टी, इतना शानदार है कि जैसे लगता है कि लंदन की मॉर्निंग ने
ये सुंदरता के कपड़े पहने हुए हैं, गारमेंट यानी क्लोथ्स वेयर पहने हुए हैं, ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग के कपड़े पहने हुए हैं लंदन सिटी में। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। नो इसे सिटी ऐसे लग रहा है जैसे कि उन्होंने ब्यूटीफुल मॉर्निंग के कपड़े पहने हुए हैं, और वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग कैसी है, एकदम साइलेंट, बेयर यानी खाली, शिप्स टावर्स बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है, टावर्स, डोम्स यानी जिसके जो रूफ होती है सर्कुलर रहती है, थिएटर्स, टेम्पल्स लाई अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, सब जो है स्काई के नीचे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है वहाँ से ब्रिज से। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, ये जो सब है शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर, ये सब ब्यूटीफुल वहाँ से दिखाई दे रहे हैं और सब ग्लिटर कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ब्राइट है, और बिल्कुल भी हवा में स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है, एकदम क्लीन एयर है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। Never saw I, never felt a calm so deep, the river glided at his own sweet will. Now poet is saying कि मैंने इससे पहले कभी भी सन को इतना ब्यूटीफुली नहीं देखा है जितना आज ब्यूटीफुली शाइन हो रहा है, ग्लिटर हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल स्मोक नहीं है, ऐसे दो स्प्लेंडर जो है, शानदार जो है, रॉयल जो है, वैली रॉक हिल जो है, छोटे छोटे हिल पहाड़ी हैं, पहली बार इतना ब्यूटीफुली देख रहा हूँ जहाँ पे सनलाइट गिर रही है। नेवर सॉ आई फेल्ट बिफोर अ काम सो डीप, मुझे इससे पहले शांत बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं दिया, इतना डीप दिखाई नहीं दिया। रिवर भी जो है एकदम स्वीट विल से अपनी मर्जी से ग्लाइड यानी फ्लो कर रही है। रिवर भी जो ब्रिज के नीचे जो थेम्स रिवर है वो भी अपने स्वीट विल से मर्जी से एकदम अच्छे से फ्लो कर रही है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। अभी पोएट इज टेलिंग ओ गॉड, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब जो घर हैं सो रहे हैं, यानी पीपल इन द हाउस आर स्लीपिंग, क्योंकि इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। आई टोल्ड यू डॉन, स्टार्टिंग में ही बोला पोएट ने डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पे थे, तो उनका कहना है कि लोग वहाँ पे लगता है सो गए, तो नेचुरली अर्ली मॉर्निंग है तो कुछ शोरगुल नहीं है, पीपल आर नॉट आउट, दे आर ऑल अस्लीप, दैट इज़ व्हाट ही अज्यूम्स। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ यानी सबकी जो हार्ट, या इसका भी मीनिंग सेम ही है कि लाइंग स्टिल यानी शांति से सो रहे हैं सबके मन। विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम। वंस अगेन लेट मी ब्रीफ यू, ये क्या है पोएम में, व्हाट हैज़ ही टोल्ड कि व्हेन ही वाज passing from that bridge which is above Thames River, poet has seen the beautiful city of London, and whatever he sees around that he has described through this poem. I hope this poem is clear to you. Let me do some brainstorming session. For preparing questions based on the poem, an overall understanding of the poem is a must. Discuss with your partner and prepare a set of 5 questions. For example, what is the name of the bridge? ऐसे कुछ questions बनाने हैं आपको। क्या पूछ सकते हैं हम लोग? Which city has been referred to in the poem? कौन से सिटी के बारे में बताया? What time of the day is the poet talking about? जैसे dawn मैंने बताया, सिटी कौन सा लंदन है। Why does the poet call the air smokeless? क्यों smokeless बोल रहा है? क्योंकि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, कुछ धुआं नहीं है, फ्रॉस्ट नहीं है, एकदम क्लियर है। वाई डज द पोएट मीन बाय द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम? ही वॉन्ट्स टू से दैट पीपल आर अस्लीप, अर्ली मॉर्निंग में एकदम शांत है, क्वाइट है सब कुछ। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम। कि दिस वी विल, ये जो है क्वेश्चंस आपको बताने थे, लाइक व्हाट क्वेश्चंस यू कैन फ्रेम फ्रॉम द पोएम। So just you have to write the question, no answers. I just briefed you about this. Choose the correct alternative of the given lines. Focus on the inference of the poet. Earth has not anything to show more fair. उसका मतलब क्या होता है? ये options दिए हुए हैं, इसका मतलब है poet thinks that there is no place on earth which is as beautiful as this one. Okay. You have to take the correct answer. Dull would he be of soul who could pass by. This line means abhi you have to choose the correct option. I have already ticked. Anyone with an appreciative mind would not be able to ignore the beauty. This is what poet wants to say. Okay.
Earth has not anything to show more fair. This line expresses the poet's feeling. The sight he saw from the bridge is beautiful. There are few more lines similar to the above. With the help of your partner, find them and discuss what they express. कुछ beautiful line लिखी है कि जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ब्यूटी. तो और कौन सी लाइन्स हैं पोएम में से जो ब्यूटी एक्सप्रेस कर रही हैं? तो आई हैव रिटन 2 लाइन्स. नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप. नेवर सॉ आई, never felt a calm so deep. There are few more also, but I have written 2. You can write any of the 2. The poem creates a delightful picture of the city, rich in its natural beauty. Work in pairs, groups, and pick out the lines from the poem which give the pictorial effect to the poem. Write in your own words. Now you have to take lines from the poem which create pictorial effect, but you have to write in your own words. अपने वर्ड्स में लिखना है, पोएम की लाइन्स नहीं लिखनी है. तो जैसे हमने पढ़ा, थेम्स रिवर फ्लोइंग साइलेंटली, डोम्स, थिएटर्स, शिप्स, टावर्स सीन क्लियरली विदाउट स्मोक एट डॉन. दीज थिंग्स गिव पिक्टोरियल इफेक्ट टू द पोएम. पिक्टोरियल इफेक्ट यानी द मोमेंट यू रीड दोज लाइन्स आपके माइंड में पिक्चर की रेडी हो जाती है. तो ये जो लाइन्स थी बट आपको अपने वर्ड्स में लिखने का था, इसके लिए मैंने ऐसे अपनी लाइन्स बना के लिखी. दीज आर द लाइन्स विच क्रिएट पिक्टोरियल इमेज. Find out the words and phrases which describe the following. One is done for you. अभी sight कैसी है? sight touching in its majesty. वैसे ही words लिखे हैं, phrases लिखे हैं. अब उसको describing words आपको लिखना है. जैसे air कैसी है? smokeless. river क्या कर रही है? sweet will से flow कर रही है. house कैसे हैं? asleep. morning कैसी है? silent and bare. sun कैसा है? steep in splendor. तो ये सब words जो है पोएम में ही हैं, डिस्क्राइब किए हुए हैं ये फ्रेजेस को, ये वर्ड्स को. तो सिंपली यू हैव टू टेक फ्रॉम द पोएम एंड राइट इट डाउन हियर. नथिंग मच इन दिस. नाउ नेक्स्ट एंड द मेन एक्टिविटी इज फिगर्स ऑफ स्पीच. हर एक पोएम में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आता है, तो यू शुड नो डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच बिकॉज दिस इज अ मस्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. एंड इफ यू हैव फॉरगॉटन और यू हैव नॉट डन figures of speech in your school, then I have put a separate video on figures of speech with full explanation. You can visit my YouTube channel. There you will find part 1 and part 2 of figures of speech. Now see, read the line. The city now doth like a garment wear. The poet imagines the city is wearing a beautiful garment. Hence the figure of speech is personification. Personification क्या होता है? When non-living thing is given a human quality. अभी यहाँ पे non-living क्या है? Morning जो सिटी ने क्या पहना है? मॉर्निंग के कपड़े पहने हुए हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्निंग. तो कपड़े कौन पहनता है? ह्यूमन बीइंग. सिटी को ये क्वालिटी दी है. व्हेन नॉन लिविंग इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो ये लाइन में क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन. फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम पोएम. आपको ढूंढना है उसमें से. नीचे मैंने दिए हैं. आई विल शो यू दिस एग्जाम्पल. डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय. द लाइन ऑफ द पोएम कैन बी रिटन एज ही वुड बी ऑफ डल सोल. ये जो ऑर्डर है करेक्ट ऑर्डर नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है. क्यों? बिकॉज टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट, टू गिव अ राइमिंग साउंड, वर्ड्स आगे पीछे लिखे जाते हैं पोएम में. सो व्हेन वर्ड्स आर नॉट रिटन इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, और यू कैन से दे आर रिटन इन अ जम्बल्ड वे, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इन्वर्जन. तो ये लाइन को ऐसा ना लिख के ऐसे लिखना बराबर ऑर्डर था. तो जब भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन. नाउ फाइंड आउट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन फ्रॉम पोएम. जैसे नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप. इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था? सन नेवर, सन नेवर डिड स्टीप ब्यूटिफुली, ऐसे होना चाहिए था. तो वर्ड्स आर रिटन इन अ जम्बल्ड वे, सो दिस इज अगेन इन्वर्शन. नाउ दिस पोएम इज पेट्राचन सोनेट. वो क्या होता है? आई टोल्ड यू, सोनेट यानी 14 लाइन पोएम. पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक ऑक्टेव, एक 2 स्टैंजाज दी है. फर्स्ट स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स, सेकंड स्टैंजा हैज़ 6 लाइन्स. तो 8 लाइन्स उसको बोलते हैं ऑक्टेव पार्ट. जो 6 लाइन्स हैं स्टैंजा की उसको बोलते हैं सेस्टेट. टोटल इट मेक्स इट 14 लाइन्स. रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम. द राइमिंग स्कीम इज A B B A. Read the rhyming scheme of the next 4 lines. It is A B B A.
यानी जो पहले 4 लाइंस में है वही नेक्स्ट 4 लाइंस में। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है 8 लाइंस की, तो राइमिंग स्कीम में से ए बी बी ए। देन नेक्स्ट जो है रीड द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द सेस्टेड। अभी नेक्स्ट जो है 6 लाइन का है स्टैंजा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये है राइमिंग स्कीम है CDC। द राइमिंग स्कीम ऑफ द लास्ट 3 लाइन्स इज DCD। दिस इज कॉमन डिजाइन ऑफ पेट्राचंद सोनेट। 14 लाइन की जो रहती है पोएम, उसमें ऐसे ही राइमिंग स्कीम रहेगी। पेट्राचंद सोनेट में जनरली यही रहता है स्टाइल डिज़ाइन, यानी राइमिंग स्कीम विल बी ABBA ABBA CDC DCD, ऐसे ही रहेगा। कम नाउ दिस अ पेट्राचंद सोनेट, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। अभी फीचर्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं पोएम में, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे अर्थ, सिटी, सन, शिप, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल, वैली, रॉक्स, हिल, रिवर, हाउसेस। देन प्रेज यानी तारीफ या ब्लेम क्या गया है, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, नेवर सॉ आई फेल्ट अ काम सो डीप। ये जो है प्रेजेस या ब्लेम्स दिए गए हैं। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, तो उसको बोलते हैं मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। सिमली, सिमली क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड लाइक और एज। दोनों क्या होते हैं कंपैरिजन के लिए, बट मेटाफर में कोई एज या लाइक वर्ड यूज़ किया नहीं जाता है, बट सिमली में लाइक या एज वर्ड यूज़ करके कंपेयर किया जाता है। द सिटी नाउ डथ लाइक वियर, लाइक अ गारमेंट वियर, तो लाइक अ गारमेंट, लाइक अ क्लॉथ इट इज़ वियरिंग, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड लाइक, तो इट इज़ सिमली। पर्सोनिफिकेशन का वन एग्जाम्पल वी रेड इट हियर ओनली, थोड़ा ऊपर ही हमने पढ़ा, द सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर, तो सिटी हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वियरिंग गारमेंट। एक और एग्जाम्पल आपको लिखना था, हाउसेज सीम असलीप, हाउसेज हैव बीन गिवन क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग। एक्चुअली क्या है, स्लीप कौन कर रहा है, हाउसेज नहीं स्लीप कर रहे, पीपल आर स्लीपिंग। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, आई टोल्ड यू पेट्राचंद यानी सोनेट यानी 14 लाइन, 14। और राइमिंग स्कीम जस्ट नाउ वी सॉ ABBA ABBA और CDC DCD, यही रहता है। तो दिस इज राइमिंग स्कीम। आई होप I could explain you nicely to your satisfaction. Thank you for watching this video.